हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है हम लोगों का रिवीजन का डे 2। डे 1 में हम लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम को कंप्लीट किया हुआ था एंड आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एडवांस टैक्स के प्रोविजन को। तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, मैं बात कर रही हूँ एडवांस टैक्स की। तो एडवांस टैक्स में सेक्शन 207 टू सेक्शन 219 कवर होने वाले एंड बात करते हैं एडवांस टैक्स की। तो सेक्शन 207 कहता है कि सभी के सभी पर्सन जिनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल है उन सभी के सभी पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके मैम, अगला आता है मैम कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगने वाले हैं। देखो यहाँ पे दो सेक्शन की मैं पहले बात कर लूँ आप लोगों से। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन 207 कहता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा और अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आपके ऊपर 234 सी बी और ए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा जिनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल है और अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया तो आपके ऊपर 234 सी बी एंड ए के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड सेक्शन 208 कहता है कौन से ऐसे पर्सन है जिनको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। कौन से ऐसे पर्सन है जिनको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है? तो कोई भी ऐसे पर्सन जिनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जिनकी टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड कर रही है ₹10,000 से, तो ऐसे पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। ओके मैम, तो 207 हो गया एंड 208 हो गया। नाउ कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनके ऊपर एडवांस टैक्स आपको पे करना होगा? देखो वेरी सिंपल यार, हम ना क्या करते हैं, ये हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर है 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हम इनकम को अर्न करते हैं। हाँ जी मैम, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी ये कहलाएगा हमारे लिए असेसमेंट ईयर और ये हमारे लिए क्या है, असेसमेंट ईयर है और हम असेसमेंट ईयर में टैक्स को डिपॉजिट करते हैं। बट ऑफकोर्स सरकार कहती है एज पर सेक्शन 207 आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपने अपनी इनकम अर्न करी तो 23-24 में इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 को एक्सीड करिए तो फिर आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। एंड एडवांस टैक्स को पे करने की डेट्स कौन कौन सी है, यानी अगर 23-24 में हम अपनी इनकम को अर्न करें तो 23-24 में हमें टैक्स को जमा करना है। एंड एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली पे करना होगा। फर्स्ट डेट है 15 जून, पहली डेट है 15 जून, अगली डेट है 15 सितंबर, फिर है हमारे पास 15 दिसंबर एंड लास्टली हमारे पास 15 मार्च। तो ये आपकी डेट्स है, आपको ये डेट पे एडवांस टैक्स को पे करना है, क्वार्टरली पे करना है आपको एडवांस टैक्स। सरकार कहती है 15 जून तक 15% ऑफ टैक्स आपको डिपॉजिट कर देना है। यहाँ पे कहती है 45% ऑफ टैक्स आपको डिपॉजिट कर देना है। यहाँ पे कहती है 75% ऑफ टैक्स आपको डिपॉजिट कर देना है एंड 15 मार्च तक 100% टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए। और अगर मान लो ये जो क्राइटेरिया बता रखा है, अगर इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका टैक्स जमा नहीं होता है तो फिर ये केस में यानी कि अगर शॉर्टफॉल हो जाती है, आपने कम टैक्स जमा किया, जो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है इन परसेंटेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर सेक्शन 234C में आपको इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर जाएगा और ये इंटरेस्ट का रेट कितना होएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा 1% का और ये हर महीने आपको चार्ज करा जाएगा। ठीक है ना यार, याद आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो ये हमारे पास डेट्स हो गई और इन डेट्स पे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को जमा करेंगे। नाउ 234C बी एंड ए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम लोग 234C यूज़ करेंगे, कहाँ पे बी यूज़ करेंगे और कहाँ पे ए यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल यार, देखो यहाँ पे ध्यान से 234C कहाँ पे अट्रैक्ट होएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आती है 10 लाख रुपीज़ की, आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 10 लाख रुपीज़ की और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का ही टैक्स जमा किया, यानी कि आपको टैक्स एक्चुअल में जमा करना था 10, आपने जमा कितना किया 5, यानी कि ये जो अमाउंट है ये क्या है आपके लिए पेबल है और ये क्या हुआ पेड हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया 5 लाख रुपीज़, ये हो गई क्या शॉर्टफॉल, ये क्या हो गई शॉर्टफॉल हो गई। और अगर ये शॉर्टफॉल हो गई, जैसे ही आपने
पेबल और पेड के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो ये केस में आपको 234C अट्रैक्ट कर जाएगा। यानी एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी पेबल थी 10 लाख रुपीज़ की, बट आपने एक्चुअल में पे कितनी करी, 5 लाख रुपीज़ की। दो के बीच का जो डिफरेंस होएगा ये शॉर्टफॉल मानते हैं, एंड जब भी आपको शॉर्टफॉल आएगी आपको 234C अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहे हैं। इफ एनी पर्सन हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, interest shall be charged 1% per month for a period of 3 months on the amount of default in each installment, but for the last installment interest shall be charged only for 1 month। बता रखा था मैंने आप लोगों को कि 3 क्वार्टर पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, एंड मार्च वाले के लिए आपको 1% लगना है। ठीक है, एंड इनकम टैक्स पेड अप टू 31st of March प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो कॉल्ड एडवांस टैक्स। ठीक है मैम, समझ में आ गई। एंड 234B, ये तो 234C था, नाम ऑफ करते हैं। 234A कहाँ अट्रैक्ट करने वाला है, सॉरी 234B। 234B है, अगर आपके ऊपर जो टैक्स पेबल था, अगर आपके ऊपर जो भी टैक्स पेबल था और आपने इसका 90% से भी लेस अमाउंट डिपॉजिट किया, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल है आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती है 10 लाख रुपीज़ की और आपने 9 लाख रुपीज़ तक का टैक्स पे कर दिया है, तो फिर 234B अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने जो टैक्स डिपॉजिट किया है, जो पेबल था एंड जो पेड था, तो आप पेबल था 10 लाख रुपीज़ और आपने जो पे किया है वो 90% से कम पे किया है, 90% से कम पे किया है, तो फिर 90% से अगर आपने कम टैक्स पे किया तो आपके ऊपर 234B अट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 10 लाख रुपीज़ की और आपने 9 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, 1 लाख रुपीज़ की शॉर्टफॉल है, तो फिर C तो अट्रैक्ट करेगा बट B अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि B कहता है अगर SSC ने 90% ऑफ टैक्स डिपॉजिट कर दिया है तो मैं तो नहीं अट्रैक्ट होने वाला हूँ, समझता है। लेकिन अगर आपने जो टैक्स पे किया है वो 90% से बिलो है तो आपके ऊपर 234B एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज ये बात करते हैं 234A की। 234A क्या कहते हैं, 234A कहता है, यहाँ पे देखो, ये तो C हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया, एंड अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास 234A की। सेक्शन 234A कहता है कि अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 चला गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल हो, तो इंडिविजुअल के लिए अगर ऑडिटिंग मैंडेटरी नहीं है तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या डेट क्या होगी, अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपकी लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होएगी 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपको हर हाल में टैक्स को रिटर्न को फाइल कर देना है। अच्छा, लेकिन आपने रिटर्न फाइल किया कब, जुलाई में जाके, सॉरी जुलाई कह दो, जनवरी में जाके। अगर आपने जनवरी में रिटर्न फाइल किया तो फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऊपर 234A अट्रैक्ट कर जाएगा। देखो 234A कहता है अगर आपने टाइमली रिटर्न को फाइल नहीं किया, अगर आपने टाइमली रिटर्न को फाइल नहीं किया तो मैं अट्रैक्ट कर जाऊंगा। यानी कि अगर आपने ड्यू डेट पे फॉर एग्जांपल आपने एडवांस टैक्स पे किया एंड रिटर्न को टाइमली जमा कर दिया तो फिर 234A अट्रैक्ट नहीं होएगा, बट अगर आपने टाइमली रिटर्न को फाइल नहीं किया तो फिर 234A अट्रैक्ट कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है हम लोगों के पास, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई SSC है और उस SSC ने, देखो ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में आपको 15% का टैक्स जमा कर देना है। हाँ जी मैम, फर्स्ट क्वार्टर में आपको 15% का टैक्स जमा करना है। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में आपको 15% का टैक्स जमा करना है, सेकंड में 45%, थर्ड में 75% एंड यहाँ पे 100% करना है। लेकिन यहाँ पे एक और नियम है, अगर मान लो फर्स्ट क्वार्टर में 15% टैक्स जमा करना है लेकिन आपने 15% टैक्स नहीं जमा किया, मान लो जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है और आपने जो टैक्स है वो जमा किया है सिर्फ और सिर्फ 12%, और यहाँ पे आपने अपना टैक्स जमा कर दिया 36%, यानी कि वैसे तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना बन रहा है, वैसे तो आपको फर्स्ट क्वार्टर में देना है, यानी कि 15 जून तक आपको देना है 15% का टैक्स एंड 15 सितंबर तक आपको देना है 45% का टैक्स एंड 15 दिसंबर को आपको देना है 75% का टैक्स एंड लास्टली आपको 31 मार्च तक देना है 100% ऑफ टैक्स।
तो अगर सरकार कहती है, CBDT कहता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 15% टैक्स नहीं जमा किया, बट अगर आप कैपेबल हो और आपने 12% टैक्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया एंड यहाँ पे आपने 36% का टैक्स डिपॉजिट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे आपको सेक्शन 234C में, सेक्शन 234C में आपको इंटरेस्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब ये है ना कि अगर 15% करना था बट आपने 12% कर दिया, चलो ठीक है कोई ना यार, 12% तो कर दिया ना, एंड सेकेंड क्वार्टर में आपको 45% करना था, लेकिन अगर आपने 36% कर दिया कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो ठीक है यार, है ना। सरकार कहती है कि ठीक है अगर आपने इतना टैक्स डिपॉजिट कर दिया चल जाएगा यार, हम मैनेज कर लेंगे, तो इन 2 क्वार्टर में हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाले। बट अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्वार्टर में तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो मैम क्या थर्ड क्वार्टर के लिए भी कुछ है? नहीं, थर्ड क्वार्टर के लिए कुछ भी नहीं है। थर्ड क्वार्टर में आपको टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा, यू हैव टू डिपॉजिट योर टैक्स। तो फिर ये केस में यहाँ पे 234C एज इट इज एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी 234C एज इट इज एप्लीकेबल है। समझता है ये बात को? ओके, तो यहाँ पे देख लेना, एक बार रीड कर लेना, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखो ये ना जो रिवीजन लेक्चर है ना, ये बेसिकली मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ, एक बार सारे प्रोविजन से गो थ्रू करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को प्रोविजन मतलब फॉर एग्जांपल आपने रिवाइज नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप इस वीडियो के माध्यम से फटाफट रिवीजन कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस हैं ऑफकोर्स वो क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा रखे हैं, आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे देखो अगला प्रोविजन क्या है, एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम एंड न्यूली सेटअप बिजनेस। देखो वेरी सिंपल, अगर देखो एडवांस टैक्स किसके बेसिस पे लगता है? एडवांस टैक्स लगता है प्रोविजनल बेसिस पे, यानी कि एसएससी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप मान लो कि आपकी इनकम इस साल इतनी होएगी और आपको टैक्स जमा करना है ना। तो बट एडवांस टैक्स तब लगता है ना जब हमने पिछले साल कुछ इनकम कमाई हो, उसके पहले कुछ इनकम कमाई हो, तो हम ना प्रोविजन बना पाते हैं। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरी सैलरी पिछले साल 10 लाख थी और इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं होना है, तो कॉमन सेंस है इस साल भी तो मेरी इनकम कितनी होगी? 10 लाख ही होने वाली है। तो मोटा मोटी ना पिछले साल अगर मेरे को सैलरी इनकम मैं अर्न कर रही थी और मेरे को 10 लाख की इनकम थी, ये साल को अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगे, तो मोटा मोटी मैं मान लेती हूँ कि 10 लाख रुपीज़ का इनकम भी ये साल होएगा। तो वेरी सिंपल, मुझे पता है कि ये साल 10 लाख रुपीज़ का इनकम होएगा, तो मैं 10 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करूँ और आपको टैक्स जमा कर दूँ, है ना। तो ये क्या होगा? ये प्रोविजनल बेसिस पे। अब ऐसा भी हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, हो सकता है मेरा इंक्रीमेंट लग जाए, हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, हो सकता है मैं बी ग्रेड की जॉब को छोड़ के ए ग्रेड की जॉब पे पहुंच जाऊँ, तो मेरी इनकम बढ़ भी सकती है या मेरी इनकम कम भी हो सकती है, समझता है। बट सरकार कहती है प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स दो, जो सेटलमेंट होएगा, इनकम बढ़ी तो ज़्यादा टैक्स पे करना होएगा, इनकम कम हुई तो टैक्स रिफंड हो जाएगा, ये तो हम असेसमेंट ईयर में मैनेज कर लेंगे। बट अभी आप इस साल आके, जिस साल आप अपनी इनकम को अर्न कर रहे हो, उस साल आके आप मोटा मोटी हमारे को प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स दे दो। अच्छा, ये प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स ना हम तभी तो एस्टिमेट कर पाएंगे जब मेरी पास्ट ईयर की क्या इनकम थी वो मुझे पता हो, है ना, तभी तो हम प्रोविजन बना पाएंगे। हाँ जी मैम। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है, मान लो कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या मिस्टर एक्स को पता है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो क्या इनकम अर्न करने वाले? नहीं पता है। अगर मिस्टर एक्स ने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर एक्स को नहीं पता है कि वो ये साल को कितना इनकम अर्न करने वाले हैं, तो ये केस में मिस्टर एक्स के ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मिस्टर एक्स है जो अपना घर बेचना चाह रहे हैं और घर बेच के वो मुनाफा कमाना चाह रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर। अब वो घर बेचना तो चाह रहे हैं, बट हमने प्लान बना लिया, मोड बना लिया कि ये साल को अपना घर बेच देना है, बट क्या लगता है बायर आ जाएगा, घर बिक जाएगा? पता नहीं, हु नोस बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो कैपिटल गेन की भी जो इनकम होती है ना, ये भी ना कंटिंजेंट होती है। तो न्यूली सेटअप बिजनेस, कैपिटल गेन की इनकम, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग से होने वाली इनकम, ये इनकम पे एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगने वाले, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। देखो जरा ध्यान से, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि कंटिंजेंट है, अभी ये साल को कैपिटल गेन होएगा मेरे को कि नहीं होएगा, तो कैपिटल गेन की इनकम जो है वो कंटिंजेंट है, और अगर कंटिंजेंट है तो इसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कैजुअल इनकम भी कंटिंजेंट है। न्यूली सेटअप बिजनेस, हाँ हमने बिजनेस स्टार्ट तो किया है
बट मुझे नहीं पता है कि मेरे को कितनी इनकम होने वाली है, तो ये केस में यहाँ पे भी एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे हैं और अब मेरे को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे या कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होंगे ये भी मुझे नहीं पता है, समझता है। तो अगर मैंने शेयर में इन्वेस्ट करके रखा और मैं सोचती हूँ कि मोटा मोटी मेरे को 10% इंटरेस्ट 10% डिविडेंड मिलेगा, बट 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, 25% मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मेरे को नहीं पता ना। तो सरकार कहती है इन इनकम पे एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन इनकम को जब आप अक्रू कर लोगे तब आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। एक्चुअल में आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स मत दो। मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सरकार कह रही मान लो तुम्हारी इनकम 10 लाख होगी। अरे कैसे मान लो 10 लाख रुपए इनकम होगी मेरी, एक्चुअल में होने तो दो ना यार, है ना। तो ये बात को ध्यान में रखना ना। आगे बात करते हैं यार हम लोग, यहाँ पे देखो सिमिलर प्रोविजन, ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, आगे आ जाओ। यहाँ पे एक और नियम है, प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपसे। एक रूल है, रूल 119। रूल 119 ए क्या कहता है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ना किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी आती है 10,56,940, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है ये, तो अब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई और आपने इस टैक्स लाइबिलिटी पे एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपने नहीं पे किया, अगर नहीं पे किया तो 234C अट्रैक्ट कर जाएगा, 234B अट्रैक्ट कर जाएगा एंड 234A अट्रैक्ट कर जाएगा, समझता है। तो फिर ये सिचुएशन में सरकार कहती है ये हमारे लिए हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इसी अमाउंट पे तो इंटरेस्ट कॉम्प्यूट होएगा, तो ये हमारे लिए हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो रूल 119A के बेसिस पे हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। एंड कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 10,56,900, हम फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, हम इसको पीछे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट रूपी 100 में। यहाँ देखो, as per rule 119A the principal amount shall be rounded off in the multiplies of rupees 100. For this purpose any fractions of rupees 100 shall be ignored. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी है 1,60,275, तो हम इसको राउंड ऑफ करने वाले 1,60,200 में, समझता है ये बात को। तो ध्यान रखना आपको राउंड ऑफ करना होगा प्रिंसिपल, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 139 1 2 3 4 5 6 सब पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को, ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे बात करते हैं पावर्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू डायरेक्ट द एसएससी टू पे द एडवांस टैक्स। मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो एडवांस टैक्स नहीं जमा कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो एडवांस टैक्स नहीं जमा कर रहा है, बट सरकार आपसे कह रही है देखो भाई एडवांस टैक्स आप जमा करो, आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है मेरे ऊपर प्रोविजन ही नहीं लग रहा है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपको डायरेक्ट किया, मतलब असेसिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट का ऑफिसर बिना बात के कोई बात नहीं बोलेगा, तो अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपको ऑर्डर किया है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो यू हैव टू डिपॉजिट, यू हैव टू पे योर एडवांस टैक्स, ठीक है ना यार। बट अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो फिर ये केस में क्या करोगे, तो फिर ये केस में आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ और उसको बताओ कि सर आप, मैं ये बात को प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आ रही है एंड प्लीज़ आप मुझे एग्जेम्प्ट कर दो। तो अगर असेसिंग ऑफिसर इस बात को देखता है एंड आप ये प्रूफ कर पाते हो कि ये सब कॉस्ट आप एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं हो, तो ये केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपको डायरेक्ट किया तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं करना है तो आप प्रूफ करो उसके पास एंड देन फिर आपको नहीं करना होगा, समझता है। तो फाइनली ये टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। एडवांस टैक्स देखा ना, सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में आपको एडवांस टैक्स पूरा का पूरा प्रोविजन समझ में आ गया होगा। तो फिर ये रहा एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, एंड अगले कॉन्सेप्ट पे हम फिर मिलने वाले हैं एंड फटाफट में क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाने वाली हूँ यहाँ पे टैक्स का।